दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव तो निपट गया, लेकिन वोटरों ने जैसी उदासीनता दिखाई उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। बद्रीनाथ सीट पर इस बार वोटिंग काफी कम हुई है। उपचुनाव में करीब 52% वोट पड़े हैं। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर हुए मतदान का करीब 14% कम है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 2 साल पहले करीब 66% वोटिंग हुई थी। तो विधानसभा उपचुनाव में इसी सीट पर कम वोटिंग की क्या वजहें रही? आखिर वोटरों ने पोलिंग बूथ तक पहुंचने में इस बार दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? 2-3 महीने के भीतर ही वोटरों का उत्साह डाउन क्यों चला गया? क्या लोगों का खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त रहना इसकी बड़ी वजह रही, या क्या पूरे चमोली इलाके में जो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते टूटे हुए हैं, बारिशों का मौसम है, क्या वो भी कम वोटिंग के पीछे कोई बड़ा फैक्टर है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से सीधे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट जी, जिनसे चुनाव के कुछ दिन पहले भी मैंने बात की थी और उन्होंने तभी संकेत दे दिए थे कि वोट को लेकर इस बार वोटरों में उदासीनता का माहौल है। तो क्रांति भट्ट जी, गोपेश्वर से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट साहब, पहले भी जो हमारी बातचीत हुई थी, जैसे आपने आशंका जताई थी और जैसा आपने अनुमान लगाया था कि बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो अनुमान लगाया था इतने दिन पहले, उसमें वो लगभग सच हुआ है। लगभग आधे वोटरों ने चुनाव में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई सर। तो आखिर ये चुनाव जो है वोटरों में उत्साह क्यों नहीं जगा पाया? पहली बात तो ये जानना चाह रहा हूँ। हमने पहले भी कहा था ना सर कि लोगों में उत्साह बिल्कुल नहीं था चुनाव को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों में गजब का उत्साह था, प्रत्याशी में उत्साह था, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन आम मतदाता एक तो खेती के काम में, सबसे बड़ी बात कि खेती के काम में व्यस्त था। सड़कें अवरुद्ध थी, व्यापार, लोग चार धाम यात्रा पे लगे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में लोग, पता नहीं मन कैसे उच्चाट हो गया था चुनाव के प्रति। ये अजीब सी बात है कि लोकतंत्र के प्रति अगर जनता का मन उच्चाट हो रहा है तो नेताओं को, राजनीतिक विश्लेषकों को, सबको ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर जो आम मतदाता है, जिससे लोकतंत्र है, वो चुनाव के प्रति क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसका उत्साह क्यों नहीं है। और ये चुनाव के प्रति जो अनपेक्षा है, उपेक्षा का भाव है, ये जानबूझ के रहा या परिस्थितिवश रहा, इसको भी आत्मविश्लेषण करने की जरूरत सबको है सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्शन की टाइमिंग ठीक नहीं थी? अभी अभी लोकसभा चुनाव निपटा था, उसमें बहुत हाइप हुई थी कि उस चुनाव में, और अब जाके जो है लैंडस्लाइड हो गई, या खेतीबाड़ी के काम हुए। क्या ये टाइमिंग का गड़बड़ी है इसमें, ऐसा मानते हैं? नहीं, टाइमिंग नहीं, लोगों का उत्साह था ही नहीं। पता नहीं क्या अजीब सी स्थिति रही कि लोग चुनाव के प्रति जितना शोर, हमने कहा कि सड़कों पे था, जितना सोशल मीडिया पे था, जितना नेताओं में था, जितना अखबार में था, मीडिया में था, या चर्चा में था, जेरे बहस जितना चुनाव था, उतना लोगों के बीच में नहीं था, केवल चर्चा का विषय रहा। और वोट के प्रति घोर हताशा, निराशा, मतदान के प्रति, ये सबको चौंका गया। और मजेदार बात कि हम तो खुद फील्ड में लोगों के बीच में गए थे। मजेदार बात यह कि जो जनसभाएं नेताओं की हो रही थी, उसमें जनता नहीं थी, पार्टी के कार्यकर्ता थे, और एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी तरफ लाया जाता था, वही दिखाया जाता था। पार्टियां और जो प्रत्याशी या थे, वो अपने सोशल मीडिया पर या ये साबित करने की कोशिश करते थे कि उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, जबकि वही एक जगह की बैठक में थे तो वही दूसरी जगह की जनसभा में थे, और जनता आती नहीं थी। या तो उनके समर्थक आते थे, पार्टियों के समर्थक, उनके कार्यकर्ता आते थे, या उनके परिजन आते थे, जनता बिल्कुल नहीं आ रही थी। लोगों को फुर्सत थी ही नहीं, और लोग न तो नाराज थे, न आक्रोशित थे, बस हताश थे। रुचि कहीं नहीं थी चुनाव में। अच्छा,
तो भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जोश था, लेकिन वोटर चुप था। तो मतलब कार्यकर्ताओं में जोश था, तो वो जो ला क्यों नहीं पाए वो वोटरों को वो बूथ तक क्यों नहीं ला पाए, जबकि बीजेपी के पास अच्छा खासा संगठन है, उनके पास और लोग आरएसएस के लोग हैं, संगठन के लोग जो आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, पार्टियों में दिख रहा था, लेकिन वो वोटर को क्यों नहीं खींच पाए? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, चाहे भाजपा की ओर से चाहे कांग्रेस की ओर से इनके दिग्गज हम्म। नेता आए। पूर्व हम्म। मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से हरीश रावत जी आए, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उनके नेता प्रतिपक्ष आए, और पूर्व सांसद आए। उनकी ओर से भी कमी नहीं, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री आ गए, भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आ गए, प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र से आ गए। यहाँ राज्य के तो 3-3 कैबिनेट मंत्री रहे, प्रभारी मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, लगभग 4-5 विधायक रहे। ये सब कुछ इसके बावजूद भी आम मतदाताओं को, जो वोटर था, जिसके जो आज तक भाजपा की सबसे बड़ी ताकत थी, शक्ति केंद्र, बूथ, बूथ पे कार्यकर्ता मजबूत होना, वो अगर नहीं आया है मतदान केंद्रों तक, तो कार्यकर्ता भी समझ रहा था कि इस समय जो आम मतदाता है उसके घर के काम प्राथमिकता है, उसके अपने जीवन चीजें महत्वपूर्ण है। नेताओं के भाषण उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नेताओं के चेहरे उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए अपने घर गृहस्थी थी इस समय। अपने, क्योंकि हम सब पहाड़ से जुड़े हुए लोग हैं, इस समय धान की रोपाई के बाद निराई गुड़ाई का काम है, और कहीं मंडवा बोया जा रहा है, कहीं दाल बोई जा रही है। इस समय उसका काम है पहाड़ों में, मंडवा बोने के साथ साथ दाल बोना। और एक और है, जहाँ मंडवा जहाँ पहले उग गया उसके बीच में एक चीज होती है, हलचीरा कहते हैं, कि जी जी। मंडवे के बीच में वो दाल बोने का समय था। तो ये सब कुछ भी था, और लोगों को लगा कि नेताओं के भाषणों को सुनने की अपेक्षा अपनी खेती में ज्यादा जाएं, और लोग इसी में सबसे ज्यादा रहे। तो लोग अपने खेतों में बीज बो रहे थे, फसल बो रहे थे, इससे इसलिए जो है चुनाव में जो चुनावी जो जमीन है वहां उत्साह नहीं बोया जा सका। ये बड़ी अच्छी बात है। निश्चित आ, निश्चित, बहुत अच्छे शब्दों हाँ का हाँ। प्रयोग आपने किया जी। बट साहब जी जी जी, आप कुछ कहना मैं है? कुछ और मैं ये कह रहा था कि केवल 52.48% मतदान होना, जहां तक मैं अपनी उम्र के हिसाब से कवरेज कर रहा हूँ, पहली बार हम्म। इतना कम मतदान हुआ। ताजुब हाँ। ये कि अभी जो संपन्न लोकसभा चुनाव रहा उसमें 57 दशमलव कुछ प्रतिशत रहा, उससे पहले 22 के उसमें 64.11% मतदान रहा। पिछले मतदानों का रिकॉर्ड देखें तो ठीक ठाक 65, 40, 68 के लगभग मतदान होता रहा है। लेकिन इस चुनाव में, जबकि ये कहा जा रहा था कि अब की बार लोकसभा में अगर कम मतदान रहा तो शायद उपचुनाव में ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, भीड़ भाड़ जिस कदर नेताओं की रही। अपने उसमें पत्रकारिता के जीवन में 82 के चुनाव की याद आ गया, जो उपचुनाव भगोड़ा जी का था, जिसमें नेताओं की भरमार लगी रही। बिल्कुल वही स्थिति इस समय थी, चाहे वो कांग्रेस की ओर से रहा हो, उस समय भगोड़ा जी को हराने के लिए तमाम इंदिरा जी ने 6 मुख्यमंत्री लगा दिए थे, केंद्र से पूरी ताकत लगा दी थी, और दूसरा भगोड़ा जी के पक्ष में तमाम लोग आगे थे। वही स्थिति लगभग इस समय 82 के चुनाव वाली बद्रीनाथ उपचुनाव में रही। नेताओं की भरमार रही, भाषणों की भरमार रही, गाड़ियों की भरमार रही, होटल्स वगैरह ये सब बुक रहे, खूब खाना पीना खूब चला रहा, लेकिन आम मतदाता चुपचाप इस राजनीतिक नौटंकी को देखता रहा जी। तो मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ। राजनीतिक दलों के लिए कौथिक रहा, उत्सव रहा, लेकिन जनता जो है अपने काम धंधे में बिजी रही। तो भट्ट साहब, आप इतने लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं, आपने 82 का जिक्र किया, अभी आपने बताया कि 52% के आसपास वोट पड़े हैं, 52% के आसपास वोट पड़े आपने बताया। और जब 2 साल पहले की बात है, जब करीब करीब बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 66% के आसपास वोट पड़े थे। जी। तो ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो कम वोटिंग हुई है, ये किसकी टेंशन बढ़ा सकती है, बीजेपी की या कांग्रेस की?
दोनों दरअसल दोनों की सांसें अटकी पड़ी हैं। अब ये हो रहा है कि जहां पहले वोट ये अनुमान लगा रहे थे कि हम इतने हजार से जीतेंगे, अब दोनों पार्टियां बूथ वाइज और गांव वाइज कह रहे हैं कि मोहल्ला, उस मोहल्ले ने कितना मुझे वोट दिया, उस मोहल्ले से कितना आया होगा, गांव से कितना, दोनों की सांसें अटकी पड़ी हैं। ये नहीं कि एक हाँ। की सांसें अटकी पड़ी। और दोनों अपने दर्द को बयान नहीं कर रहा, ये दर्द को सफलता के दावों में, जो उनकी जो असमंजस की स्थिति है उसको दावों में प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम इतने वोट से आगे हैं, और दोनों की सांसें अटकी पड़ी। तो ये लगता है कि आप ये देखिए, पोखरी जो इस समय जहाँ के भाजपा के भी प्रत्याशी वहीं के हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी वहीं के हैं, और एक निर्दलीय भी वहीं के हैं। वहाँ रियमी। घेराबंदी, वो एक एक मतदाता की घेराबंदी के लिए सारे राजनीतिक दल रहे। मुख्यमंत्री जी की वहां जनसभा हुई, पूर्व मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई, कांग्रेस वहां अटी पड़ी रही, भाजपा वहां अटी पड़ी रही। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहीं रहे। कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह जी ने तो शायद ही कोई ऐसा गांव छोड़ा होगा पोखरी का जहां वो लोगों से नहीं मिले, हर घर के मतदाता से मिले। यही कांग्रेस ने भी किया, वो हर घर के मतदाता हर चौखट पर वोट की गुहार करते रहे। तो पोखरी में सबसे ज्यादा केंद्रित रहा कि वोट को अपनी तरफ खींचने पे दसूरी और जो जोशीमठ रहा। इसमें दो नगर पालिका क्षेत्र, यहाँ पर भी यही स्थितियां रही। और पहली बार ऐसा रहा कि दूरस्थ गांव में, माणा में तक दोनों पार्टियों के नेता जनता से गुहार करते रहे वोट के लिए। और दूर पाणा ईरानी जहां पर अभी सड़क नहीं गई, वहां नेता पहुंच गए। जो अभी तक जहां लोग महिलाएं बीमार होने पर, या डुमक्कल गोठ एक जगह है जहां पर भी सड़क नहीं पहुंची, बीमार होने पर डंडी कंडी पे लोग लाए जाते हैं, वहां पर ये नेता चले गए लोगों से गुहार लगाने के लिए, सब वोट दीजिए, सब वोट दीजिए। और जनता ने सुना, वोट देने कोई आई नहीं, बहुत कम आ गई। 42.45% मतदान होना, ये सबसे ये बताता है कि जनता क्यों नाराज, क्यों हताश है। अच्छा भट्ट साहब, आमतौर पे जो राजनीति में ये माना जाता है कि जो बीजेपी का कैडर वोट है वो तो मतलब वोट डालने जाता ही जाता है। तो बद्रीनाथ सीट पर जो कम वोटिंग हुई है, तो हम ऐसा क्यों ना माने कि बीजेपी का कैडर वोट तो पड़ा ही पड़ा होगा, तो फिर तो ये तो मुफीद रहेगा ना बीजेपी के लिए, बीजेपी कैंडिडेट के लिए। भाजपा की जो ताकत रहेगी, मुझे लगता है कि मैं आंकड़ों के आधार पर बताऊं कि महिला मतदाता जो ग्रामीण महिला मतदाता है, वो भाजपा की ताकत बन के अगर वो आगे आते हैं, तो इसका से जो ग्रामीण महिला मतदाता है उसको वो भाजपा का पक्ष माना जा सकता है। और कांग्रेस के लिए जो शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा मतदाता है, अगर उसने ज्यादा मतदान किया है तो वो कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकता है, उसके लिए प्राणदायक हो सकता है। तो जैसे आप जानते ही हैं, बद्रीनाथ का जो उपचुनाव है वो राजेंद्र भंडारी साहब की देन है। वो अगर दल नहीं बदलते तो ये नौबत आती नहीं। तो चुनाव से पहले तो कहा जा रहा था भट्ट साहब कि भंडारी साहब के दल बदलने से जो है लोगों में गुस्सा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। गुस्से का वोट जो एंटी इनकम्बेंसी जाता है किसी के खिलाफ, आमतौर पे ये होता है, गुस्से का वोट ज्यादा होता है तो ज्यादा वोटिंग होती है, तो वोटिंग कम हुई है। तो इसको हम क्या माने, मतलब क्या कोई मैसेज है इसमें, कुछ मतलब संकेत लगता है? यही हम ये कह रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक दलों के लिए नहीं, जो राजनीति पर इंटरेस्ट रखते हैं या पत्रकार, उनके लिए भी ये गणित सुलझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्यों लोग कम आए। और ये धीरे धीरे ये सामने आएगा कि शायद ये समय से पहले की बात है कि आखिर बद्रीनाथ उपचुनाव की स्थिति क्यों पैदा हुई। एक ही व्यक्ति उसका कारण है कि कोई और व्यक्ति जो सामने नहीं आया अभी, क्या उनके कारण ये स्थिति पैदा होगी। आज नहीं कभी न कभी राजनीति का रहस्य बनेगा कि किन के कारण, किन की राजनीतिक जिद के कारण, या किन की जमीनी स्थिति के जानकारी न होने के कारण ये स्थिति चुनाव की पैदा हुई। ये रहस्यमय व्यक्ति, ये रहस्यमय
जो पहेली है ये कुछ समय बाद आएगी। इसको भी थोड़ा रहस्य बनाए रखें, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है ये बहुत लोगों के बीच में लोकप्रिय है। और मैं किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन या किसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। अभी एक चेहरे को कारण बताया जा रहा है कि उनके कारण ये चुनाव हुआ, पर कोई और चेहरा भी क्या इसमें शामिल रहा है, कोई दिग्गज चेहरा जिनकी स्थिति के कारण ये चुनाव, ये बहुत राजनीतिक रहस्य होगा, ये पहेली होगी। और इसको दोनों दलों के बड़े बड़े नेता जानते हैं कि दोनों दलों के बड़े बड़े नेता कि क्यों हुआ होगा ऐसा। संकेत आप समझ गए होंगे, बहुत ही राजनीति और पत्रकारिता में सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जिन तक जो तीरे नस्तर है, जहां तक चूहा है उन तक जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो आपका रिपोर्ट है उसको इस माध्यम को बहुत से लोग निरपेक्ष भाव से स्वीकार करते हैं। और एक जनसभा में मैं गया भी था, तो वहीं एक पार्टी के नेता खुद कह रहे थे जब कि मनोज पवार जी के पोर्टल को हमने देखा और दोनों की वार्ता को हम देख रहे थे राजनीतिक दल के रैली में, और समझ में नहीं आया, दोनों ने निरपेक्ष होकर के कार्यक्रम के प्रस्तुता ने आपने भी निरपेक्ष भाव से कहा, वो उन्हीं नेता के साथ थे, बस इशारा काफी था कि उन्हीं बड़े नेता के साथ वो कार्य करता थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि किन के कारण ये स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बात करने का यही फायदा होता है, बिटवीन द लाइंस आप जो दे देते हैं ना, ये इसका इसी में खबर छिपी होती है, तो समझने वाले समझ ही गए होंगे। भट्ट साहब, ये मुझे बताइए, चलिए अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नतीजा क्या होगा, अगर राजेंद्र भंडारी जीतते हैं तो क्या उनकी पोजीशन में क्या बदलाव आएगा, और अगर हारते हैं तो क्या आप देखते हैं, राजनीति का समीकरण क्या देखते हैं? सर, आपने देखा होगा कि बहुत पहले अमित शाह जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था टेलीविजन चैनल पर कि भाजपा बाहर से आए हुए राजनीतिक दल को एडजस्ट तो पॉलिटिकल व्यक्ति को गैर जो दूसरे दल का व्यक्ति है उससे एडजस्ट तो कर लेती है, पर डाइजेस्ट नहीं करती है। ये शब्द का अमित शाह शब्द का प्रयोग था, उनके शब्दों का चयन था कि भाजपा बाहर से आए हुए राजनीतिक दल के व्यक्ति का स्वागत तो कर लेती है, उसको एडजस्ट भी कर लेगी, पर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। केवल एक अपवाद असम के मुख्यमंत्री को लेकर के पूरे सिनेरियो में देखिए, उनके अलावा शायद ही किसी और नेता को भाजपा के शीर्षस्थ नेता से लेकर हर नेता ने इतना सम्मान दिया होगा, क्योंकि भाजपा अच्छी तरीके, ये भाजपा का बड़ा सद्गुण है कि जो बाहर से आए हुए दल हैं उनके व्यक्तियों को अपने साथ तो ले लेती है, पर उनको एक सीमा में रखती है कि आप इस सीमा से बाहर नहीं जाओगे। और भाजपा में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, दल महत्वपूर्ण होता है। ये भाजपा का, चाहे तमाम आलोचना की जाए, कुछ भी किया जाए, छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता जो किसी पार्टी में सद्गुण है तो है। और यहाँ अगर इनको ये अपेक्षा है कि भंडारी जी अगर जीते हैं कि वो मंत्री बनेंगे या उनके समर्थ, तो ये समय से पहले कहने वाली बात होगी। भाजपा सब कुछ नीर छीर करके निर्णय देगी और व्यक्ति से, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्तित्व न बने, कल ये न हो कि वही उनके लिए कोई और व्यक्ति उनके लिए वो आ जाए। भाजपा सब कुछ विश्लेषण करती है। ये तो आपने बताया कि जब अगर भंडारी साहब कामयाब होते हैं, दोबारा से विधानसभा में पहुंचते हैं, तब की सिचुएशन होगी। लेकिन अगर बाय द वे, मतलब अगर नतीजा उनके खिलाफ जाता है, तो क्या भंडारी जी के राजनीतिक करियर का क्या होगा, और बाकी जो चीजें हैं वो क्या होगा, और क्या बुटोला बड़े मतलब का कद बढ़ेगा इस जीत से, अगर ऐसा होता है तो? अगर ऐसा होता तो दो लोगों निस्संदेह ये जीने और मरने, राजनीतिक जीवन में जीने और मरने की स्थिति है भंडारी जी के लिए। अगर वो जीतते हैं तो देख लेना, चुनाव के बाद ये अपनी व्यक्तिगत सफलता घोषित करेंगे से, ये राजेंद्र भंडारी की सफलता घोषित कर सकते हैं। उनके समर्थक ये भी कह सकते हैं राजेंद्र भंडारी फिर जीत गए। और तब और अगर बुटोला जीतते हैं तो निस्संदेह ये उनका कद तो बनेगा ही, साथ साथ गणेश गोदियाल अपनी हार का बदला राजेंद्र भंडारी से लेंगे। अपनी हार का बदला राजेंद्र भंडारी से, क्योंकि जिन राजेंद्र भंडारी के बलबूते वो चुनाव में उनको लगता था कि मेरे लिए लक्ष्मण बनेगा,
उन्होंने अपने भाषण में भी बहुत जगह कहा था कि मेरे लिए राम और लक्ष्मण, हम दोनों के राम लक्ष्मण की जोड़ी। तो गोदियाल के लिए अपना राजनीतिक बदला लेने का भी एक समय रहेगा, और हरीश रावत जी के लिए भी रहेगा कि मैंने एक बार फिर, क्योंकि मन से हरीश रावत जी भी कभी भी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे। उन्होंने मंत्री पद रखा पर दिल से वो भी नहीं थे। तो ये बड़ी अजीब और गरीब स्थिति हो जाएगी अगर भंडारी जी जीतते हैं। तो ये उनकी काबिलियत माननी पड़ेगी कि है, और उसे निसंदेह चाहे वो दे न दे, इसके लिए तो जो आधार इस समय बनाया है नाराज वो भाजपा ने बनाया। भाजपा के इतने नेता चुनाव में आ गए और लगे रहे, बाहर जो एक एक कार्यकर्ता इस तरीके से जुटा रहा कि गोया कि उसकी बेटी की शादी हो रही हो, सब कुछ जुटे रहे उनके कार्यकर्ता। ये तो था। तो ये तो जो नए नवेले सांसद साहब हैं, बलूनी साहब, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, पहला चुनाव है उनके। और धामी साहब के लिए तो है ही है। धामी साहब तो ये दो बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चुनाव है। अब महेंद्र भट्ट जी पोखरी वाले, उनके लिए तो मतलब राजेंद्र भंडारी पर कितने लोगों का दांव लगा हुआ है, ये देखिए आप, कितने लोगों का। हाँ, निसंदेह कुछ लोग तो भाजपा के कुछ नेता बिला वजह फंसा दिए गए इस चुनाव में। ये शब्द का कुछ एक साल बाद या कुछ दिन में आप देखें, कुछ फंसा दिए। अब उनकी स्थिति है कि न निगलते बने न उगलते बने। वो आए तो थे प्रचार में, खूब किया, पर उनके दिल से पूछिए कि वो क्यों आए थे और किस मजबूरी से आए थे। अब समझ गए होंगे कि क्या रहा। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि भट्ट साहब ने कैसे, महेंद्र भट्ट साहब ने कैसे वोट मांगे होंगे, मतलब और कैसे लोगों ने भरोसा नहीं, वो मंचों पर जब दोनों हाथ मिला रहे थे तो मुस्करा रहे थे, और भीड़ से आवाज आ रही थी, क्या गम है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। जब भट्ट जी और भंडारी जी हाथ मिला रहे थे दोनों, तो लोग पीछे से, ये पीपल कोटी की जनसभा में जो वाकया हुआ, मेरे जहां पर मैं रिपोर्टर के बतौर चुपचाप देख रहा था, मेरे पीछे कोई कार्यकर्ता खड़ा था। वो कह रहा था कि क्या हाथ मिला रहे हैं यार, पोखरी में भी उन्होंने क्या हाथ मिला रहे हैं, पर जो मुस्कुरा रहे, हम जानते हैं कि दोनों की क्या मजबूरियां हैं इस मुस्कुराहट के पीछे। ये फील्ड का अनुभव है। मतलब इतने सारे नेताओं को जो है बड़ा, मतलब मैं देख रहा हूँ कि कैसे वो करेंगे अगर चुनाव, बाय द वे अगर चुनाव उल्टा पड़ गया तो इतने सारे नेताओं का जो दांव पे लगा हुआ है वो बड़ा, भंडारी जी की वजह से सब मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर नतीजा। नहीं, वो हाँ, कांग्रेस की भी तो यही स्थिति है। कल भंडारी जी ये भी कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ तक लेके आ गया था और पसीने छुड़ा दिए मेरी सफलता ने। तो अगर ये और असफल होते हैं तब भी ये कहेंगे कांग्रेस, दोनों तरफ से इस समय दोनों के दिग्गज नेता आए थे, और इतना समय उन्होंने मंगलौर के चुनाव प्रचार में नहीं दिया दोनों ने जितना यहाँ दिया। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थितियां थी, क्या रही होंगी। यशपाल आर्य, दोनों पार्टियां जातिवाद की बात करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन भाजपा ने भी अनुसूचित जाति कार्यक्रम करवाया, और ठीक उसके बाद कांग्रेस ने अपने जो बड़े नेता हैं, जो दलित वर्ग के नेता हैं, उनको घर घर तक भेजा। तो दोनों सिर सवा सिर वाली स्थिति में जो ट्रिक भाजपा ने खेली वो ट्रिक कांग्रेस ने खेली, जो ट्रिक कांग्रेस ने खेली वो ट्रिक भाजपा ने खेली। बस दोनों इसमें जो भारतीय ये कहा जाता है कि जनमत को प्रभावित करने के जो टोटके हैं, इनमें दोनों ने भरपूर आनंद लिया, भरपूर प्रयोग किया। तीर दोनों ने अपने अपने तर्क से खूब चलाए, पर ये जहां पर तीर चलना था लोग तो उठे ही नहीं उस तीर पर। तो ये सारे तीर क्या रहेंगे देखना होगा। वैसे भट्ट साहब, वैसे आमतौर पे ऐसा अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं है, तो क्या हम अभी वोटिंग के जो वोटिंग का जो पैटर्न है, जो परसेंटेज आया उसके हिसाब से क्या किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं इस चुनाव में, या अभी हम सब जल्दबाजी होगी, पर जो फैसला होगा मुझे लगता है कि 1000 से 2000 या 2500 3000 के बीच में हो सकता है कि 1000 से नीचे भी आ जाए। ये भी स्थिति हो सकती है कि जैसे अभी हाल ही में जो 2020
T20 मैच हुआ था और आखिरी ओवर तक जो रहस्य दोनों टीमों इंग्लैंड और भारत और इसके बीच में साउथ अफ्रीका की वो वाली साउथ स्थिति, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीच में जो ये भी हो सकता है कि जो जब ईवीएम खुलेगी कि भाई पहले जोशीमठ से शुरू होगा, सुराई ठोठा से आना, तो जोशीमठ ब्लॉक से शुरू होगा कि वहां कौन आगे आ रहा है, धीरे धीरे दसोली की ओर से कौन आगे आ रहा है, कौन पिछड़ गया, फिर पोखरी में कौन आ गया, कौन पिछड़ गया। तो ये आखिरी ओवर तक मतदान जो ईवीएम ने जब गणना होगी आखिरी ओवर तक ये और आखिरी ओवर तक आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है। ये दोनों के बीच में तो ये बहुत माना है। भट्ट साहब आपने बहुत चीजें कह दी इसमें, और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मुकाबला जाने का जो आपने संकेत दिया है, तो आप ग्राउंड में इतनी रिपोर्ट करते रहे हैं, आपने देखा ही है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपने रैलियां देखी हैं कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, क्या उससे कुछ मतलब महसूस हुआ है, कुछ फील आया है, कुछ संकेत मिले हैं, या सिर्फ वो कार्यकर्ताओं की ही भीड़ थी, हाँ, पब्लिक का वही इसमें इन्वॉल्वमेंट उतना? हम्म। जिसको हम करंट कहते हैं, किसी भी हम्म। जनसभा में किसी भी राजनीतिक दल के उसमें जो जनता के बीच में जो करंट कहते हैं वो संचारित हुआ नहीं दिखा। कार्यकर्ताओं में निस्संदेह जनसभाओं ने ऊर्जा का संचारण किया होगा, पर आम जनता को जुटने का संचारण या उनको प्रभावित करने का संचारण ये कहीं भी नहीं दिखा। और जैसे हमारे पहाड़ में देवता नाचते हैं तो चुनाव के दफे एक औरो बनता है, एक माहौल बनता है, वैसा कहीं नहीं दिखा। बिल्कुल वही वही श्रोता थे। कहीं कहीं तो स्थिति आ गई कि जो वक्ता थे वही श्रोता थे। दोनों दलों की स्थिति, उन्हीं के कार्यकर्ता श्रोता। थोड़ी देर पर वो मंच पे भाषण देने जा रहा तो फिर सभा मंडप में बैठ जा रहा है। तो ये स्थिति उन दोनों तरफ है। और चटकारे, राजनीतिक चटकारे लोग खूब लेते रहे दोनों पर, इस पे रहा। और अंतिम समय में ये कह सकता हूँ कि भाजपा को अगर थोड़ा सा फायदा होगा तो अगर फायदा अंतिम समय में जो मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तिगत रूप से गए और भाजपा के और गांव के लोगों से व्यक्तिगत मिले, जैसे गोपी शर्मा ही एक स्थिति कि भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता के घर पे अचानक चले गए, सुबह भट्ट जी मॉर्निंग के वॉक हो। पे मंदिर, हाँ। अंतर प्रसाद जी के घर पे चले, एक हाँ। और कार्यकर्ता के घर पे चले गए, बाजार में एक ठेली वाला है उसके घर पे चले गए कि भाई। तो ये लोगों ने अंतिम समय पर इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने और धन सिंह रावत जी ने जो व्यक्तिगत घर 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 जा करके और जो मनोहार किया कि भाई अगर नाराजगी भी है भंडारी जी की तो इस समय कमल को देखो, भंडारी जी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता है वो तो इनकी जो भाषा शैली रही दोनों की, अंतिम समय इन दोनों ने कमाल कुछ तो करंट तो दिलाया है पुष्कर सिंह धामी जी ने। और इन्होंने घर घर जा करके, और पहली बार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिना किसी प्रोटोकॉल के या सुरक्षा के किसी के घर पे भी चले गए और या फोन कर लिया कि भाई साहब कैसे, चुनाव की बात नहीं की, पहले चुनाव के पहले कि स्वास्थ्य कैसा है, परिवार कैसा है, ठीक क्या चल रहा है, खेती बाड़ी का काम कैसे चल रहा है, गाय दूध दे रही कि नहीं दे रही, यहाँ से बात शुरुआत की। तो ये जो अपीलिंग है, जो टचिंग अपील रही, ये हो सकता है कि भाजपा के लिए थोड़ा प्राण शक्ति दे दे। और यही बुटोला जी ने भी, यही हरीश रावत जी ने भी किया, यही यशपाल आर्य जी ने किया। प्रदीप टम्टा जी चमोली में एक समाज के घर पे चले गए लोगों को समझाने के लिए कि देखिए कांग्रेस ने मुझे इतना बड़ा नेता बनाया है, मैं आप ही के समाज से आया हूँ और इतने बड़े पद पे मुझे सांसद बनाया, ये सब कांग्रेस की ही तो देन है, वरना हमको कौन पूछा। तो ये सारी मानवीय टचिंग चीजें दोनों ने कमाल की बैटिंग शब्दों की दोनों ने, और इमोशनल बैटिंग दोनों ने की, भाजपा ने भी कांग्रेस ने भी। और इसमें जरा भाजपा ज्यादा कमाल कर गई। तो भट्ट साहब आपने जो है पूरा अनुभव झोंक दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ग्राउंड जीरो से आपने जो है पूरे चुनाव को बिटवीन द लाइंस कह के, कुछ चीजें साफ कह के, कुछ चीजें संकेत दे के, एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात करने का जो फायदा है यही है। तो इतना समय आपने निकाला। हाँ जी। हम बस यही कि अब क्या होगा। मजेदार बात की 2024 का चुनाव 2027 के बद्रीनाथ चुनाव की ओर भी रास्ता दिखाता है कि अब क्या होगा। और बद्रीनाथ को जो चुनाव होगा, क्या बद्रीनाथ अयोध्या बनेगा या बद्रीनाथ अयोध्या नहीं बनेगा,
हाँ, ये भी मेरे चुनाव मन में परिणाम। सवाल था। मैं जी, हाँ, जी, जी। अब वो जो हुँ। कि क्या बद्रीनाथ अयोध्या बनेगा या बद्रीनाथ अयोध्या नहीं बनेगा, इसमें बद्रीनाथ ही रहेगा। क्योंकि दोनों हाँ। बद्रीनाथ के नाम की मर्यादा का वास्ता देते रहे। भाजपा भी कहती हुँ। है कि हम तो सनातन धर्म, हमारा बद्रीनाथ क्षेत्र है, ये सनातन धर्म के लोग हैं। और उधर कांग्रेस कह रही थी कि सनातन धर्म की बातें अयोध्या में करते तो वहां हार कैसे गए। कांति भट्ट साहब को प्रेसर से जुड़ने के लिए और इतने शानदार बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला सर, और इतने आपको ग्राउंड जीरो से आपको इतना भी शानदार फीडबैक। जी। नहीं, आपको भी आपके आपके व्यूवर्स हैं जो, और मुझे तो कि जी। उनसे जो फीडबैक मिलता है, मैं जी। आपको मेरे प्रशंसा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, पर मैं हृदय से करूँ। आप, क्योंकि आप जमीन से उभरे हुए, हमने आपको विगत इतने 25-30 वर्षों से जी। आपको पत्रकारिता में जी। देखा है, और जो लोग आपको जानते हैं कि निरपेक्ष मनु पवार जो करेंगे, निरपेक्ष करेंगे। बहुत बार सत्य जी। कहने की सजा आपको भी मिली है। अभी हाल ही में कितना सत्य लिखने, सत्य कहने की सजा आपको भी मिली है, लेकिन आपने दम रहा। और ये सत्य सत्य निसंदेह, जो अब अच्छे खासे लोग हिल जाते हैं, नेता हिल जाते हैं, लेकिन आप हिले नहीं। अच्छे खासे स्वनाम धन्य पत्रकार हिल गए थे, लेकिन आप हिले नहीं। उस वाक्य को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपने जितनी सत्यता से कही थी, और आज अब जी। वही हो रहा है। अब वही हो रहा है। जी। यात्रा जो प्रभावित कम हो रही है, जिस सत्य पर आपने जी। बहुत पहले कह दिया था, यही। जी और सर। मैंने कहा कि सत्य मार्गी जो पत्रकार हो सकता है, वो बहुत परेशान हो सकता है, लांछन आ सकते हैं उस पर लोग तमाम आरोप भी लगा सकते हैं बैठे बिठाए। लेकिन कुछ बात है कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो कुछ बात है, वो कुछ बात ये है कि सत्य में दम है। और कभी भी बरसीम, आपने देखा बरसीम बहुत लंबी होती है, पर बरसीम कभी पूजा में नहीं आती। दूब छोटी होती है, दबती है, पर दूब ही पूजा के काम आती है, और दूब ही भगवान जी। को प्रिय है। तो इसलिए झूठ बरसीम है, खूब उगेगा, लेकिन वाह। मनु पवार दूब है जो जिसको थोड़ी देर दबाया जा सकता है, पर मारा नहीं जा सकता। और ये सत्य मैं हर एक पत्रकार को आपसे करना चाहिए। हाँ। अपने विगत 35 और 40 वर्ष की पत्रकारिता के आधार पर मेरी यही शुभेच्छा जी। आपको जी। है कि आप ये सत्य का मादा जरूर रखिए और दम रखिए। और एक सत्यवादी जी। पत्रकार गरीब रह सकता है, पर दरिद्र नहीं हो सकता। एक और शब्द का प्रयोग मैं करूं, चाहे आम जीवन में भी, कि एक सर। सत्यवादी आदमी गरीब तो हो हुँ। सकता है, पर दरिद्र नहीं हुँ। हो सकता। ये ईश्वर का उसके प्रति कमिटमेंट है कि बेटे मैं आपके साथ हूँ, मेरा शिवाशीष आपके साथ। और फिर समाज बहुत लाइक करता है। समाज की एक सत्य है कि जो सत्यवादी पत्रकार, सत्य समाज उनकी चिंता करता है। ये समाज बहुत, जनार्दन बहुत। बहुत करता जी। है, इनकी शुभेच्छा बहुत, समाज बहुत आशीर्वाद देता है, बहुत आशीर्वाद देता हाँ, है। हाँ। और उनके दिल से निकली हुई जो दुआएं हैं, बहुत सत्यवादी आदमी के लिए, सत्यवादी पत्रकार के लिए, समाज के किसी भी क्षेत्र में अ, जी। ईमानदारी से काम करने वाले को ईश्वर जरूर आशीष देता है। यही आशीष जी। हम श्री बद्रीनाथ की भूमि से और गोपीनाथ जी की भूमि से हम आपको और आपके पोता को देना हाँ। चाहेंगे। आपके दर्शकों को वाह, बहुत वाह! बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आपने कुछ समझा, कुछ सोचा, कुछ कहा। मैं मतलब धन्य हुई आपके नहीं नहीं, शब्दों से। मैं हम्म। खुद आपको मेरी प्रशंसा के शब्द मैं हृदय से करूँ, मेरे हृदय से निकली हुई आवाज है। हम्म। अब मेरी आवाज में थोड़ा हाँ। लरज करुणा से आ रही। मैंने देखा है ना आपको काम करते हुए, मेरे सामने रिपोर्टिंग, मैंने हिंदुस्तान में आपको काम करते हुए देखा है। जी। 30 वर्ष तो मुझे हिंदुस्तान अखबार में, मैंने आपको हिंदुस्तान में आपको जी। काम करते हुए देखा है ना, कि जी। 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 लड़ना है, सत्य से लड़ना है। हम्म। एक एक शब्द को अगर लिखते हैं आप, तो उसको जीते भी हैं। बहुत सी आज जी। पत्रकारिता में किसी भी उसमें लोग शब्दों तो कह तो देते हैं, लिख तो देते हैं, पर शब्दों को जीते नहीं। पर आप जीते उन शब्दों को, ये बहुत बड़ी बात बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब चुनाव परिणाम आएगा, फिर एक बार कोशिश करेंगे कि मिल श्योर जाए, श्योर। तो फिर बातचीत तेरह कर लेंगे। 13 की शाम या फिर 14 की सुबह बात होती है। पक्का, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपसे हमसे जुड़ने के, सर। बहुत बहुत धन्यवाद।